दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कल के वायदे के अनुसार आज हम फिर हाजिर हैं अपनी नई सीरीज एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के दूसरे पेपर के साथ। आज हम बात करेंगे दिनांक 10 जनवरी 2023 को हुए पेपर की, जो 11:45 से 12:45 के बीच लिया गया था। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें? सवाल टाइम एंड वर्क का है। कल भी एक सवाल इसमें आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए हमें जो भी टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल देते हैं तो हमें टोटल वर्क मिले, और फिर टोटल वर्क में से अगर हम टाइम को डिवाइड कर दें तो हमें इफिशिएंसी आती है। मतलब सवाल में आपको बोल रहा है सोनल और अर्जुन ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 7 डेज में। फिर अर्जुन और रोहन ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं? 38 दिनों में। रोहन और सोनल ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 38। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें टाइम। अब अगर मैं 57, 38 और 38 का एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, ये भी 19 से डिवाइड है, ये भी 19 से डिवाइडेड है, ये भी 19 है। यहां से हमें 2 मिलेगा, यहां से हमें 3 मिलेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 19 गुणे 3 गुणे 2 मतलब 140, 19 गुणे 6। अब देखिए, अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं, 57 में अगर भाग देंगे तो ये कितना बचेगा? तो 19 दिया 57, 2 बच गया। 38 में 19 दूनी 38, यहां से कितना बच जाएगा? 3। और ये हाल यहीं पर भी रहेगा, यहां से भी कितना बच जाएगा? 3। अब यहां पर जो मेन चीज है, अगर ये सिंगल आदमी होते और मेरे से ये पूछा गया होता कि ये दोनों मिल करके कितनी, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए सोनल कितनी बार है? 2 बार। अर्जुन कितनी बार है? 2 बार। और रोहन भी कितनी बार है? 2 बार। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया है सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब अगर मैं इनकी इफिशियंसी को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा अर्जुन, रोहन और ये है सोनल, और इनकी जो इफिशियंसी है वो टोटल कितनी मिल जाएगी? 8। तो मेरे को क्या है? अर्जुन, रोहन और सोनल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 8/2। मतलब कितनी हो जाएगी? 4। यहां पर जो मेन चीज है, रोहन भी 2 बार है, अर्जुन भी 2 बार है, सोनल भी 2 बार है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? पूछा आपसे गया अर्जुन, रोहन और सोनल मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अर्जुन, रोहन और सोनल की जो क्षमता है वो कितनी है? 4। मतलब ये 1 दिनों में कितना काम करेंगे? 4 काम। तो अगर इसका टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर हो जाएगा 114/4। मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3, 4 8 32, 4 5 20, मतलब 28.5 दिन। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर केवल आपको 2-3 बातें जो ध्यान में रखनी है। वर्क जो होता है वो होता है टाइम का एलसीएम। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो यहां से मुझे टाइम बराबर मिल जाता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, और इफिशियंसी बराबर मिल जाता है वर्क अपॉन। ये 3 बातें आपको याद रखनी है बस। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है 120। टाइम एंड स्पीड के टॉपिक का है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। अब यहां पर जो बातें देखने लायक होती हैं, यहां पर महत्वपूर्ण बातें देखिए। ये किस में दिया गया है? ये किस में दिया गया है? सेकंड में। लेकिन ये किस में दिया गया है? किलोमीटर प्रति। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो कुल दूरी है वो उन दोनों को जोड़ होगी। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखनी है एक चीज रहती है किलोमीटर पर आवर,
और एक चीज रहती है मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसमें ये चूंकि बड़ा है, बड़े को क्या बनाना है छोटा, तो छोटे का गुणा करेंगे। लेकिन यही अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो चूंकि 5/18 है ये, तो इसमें कितने का गुणा होगा 18/5 का। केवल एक मोटी बात आप याद रखिए, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा, छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़े का गुणा, बस। अब यहां पर आप देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये आपकी दूरी है। अब दूरी क्या होगी, दूरी एक तो होगी ट्रेन की लंबाई और दूसरी होगी पुल की लंबाई। चाल कितनी दी गई है, चाल आपको दी गई है 60, लेकिन किस में दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, और वो काहे में दिया गया है सेकंड में। तो आपको करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने का गुणा पढ़ना पड़ेगा 5/18 का, और समय कितना है 18। ये 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 120 प्लस ये पुल की लंबाई हो गई, और इसका गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा। तो जो पुल की लंबाई है वो हो जाएगा 300 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 180 मीटर, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल के स्क्रीनशॉट्स आप लोग लेते चलिएगा, आपके लिए बाद में काम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक टेबल फैन को 2827.06 रुपए में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य होगा। एक बात कल भी आप लोगों ने देखी होगी और आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में काफी बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करने, ये टॉपिक जो इसका बेसिक के जो पूरे 8 टाइप हैं ये पढ़ाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसके बेसिक्स देखें। अब इसके बाद उसमें लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन और हैं जो हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। यद्यपि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल लेवल के हैं, लेकिन अगर आपने उस लेवल पर तैयारी कर ली तो यकीन मानिए जीडी लेवल की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली। अब सवाल में आप देखिए, सवाल में आपको कह रहा है 2000 बेचने पर और 2230 रुपए में भी बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य की बात हो रही है, लेकिन एक जगह हो रही है हानि और एक जगह हो रहा है लाभ। अब अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करूं तो जब हानि होती है तो हानि में क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जब लाभ होता है तो लाभ में क्या होता है, लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस, ये दो चीजें रहती हैं। अब यहां पर जो समझने की बात है वो ये बोल रहा है बेचने पर, इसे बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। मतलब जो लाभ है, आप चाहे इधर हानि ले लीजिए या ऐसा कर लीजिए, लाभ है वो हानि से कितने गुना ज्यादा है, अब अगर इसको आप बेसिक से सवाल को लगाएंगे तो क्रय मूल्य को हम कितना मान लेते हैं x, लाभ कितने पर मिल रहा है 2827.06 माइनस x, हानि कब हो रही है, हानि में क्या करेंगे बराबर x माइनस 2230, और 14% अधिक है मतलब 114/9, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, और फिर उसको आप 14% लाभ मिला करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका समझाता हूं। देखिए सवाल में बोला 2827.06 में सवाल, एक बार बेचा गया सामान को, एक बार बेचा गया 2230, ये आपकी कहानी। यहां कहीं बीच में हमारा सीपी है, मतलब इस जगह पर हमारा क्या है क्रय मूल्य है। यहां पर हम जब ने बेचा तो यहां पर हो रहा है प्रॉफिट और यहां पर हो रहा है लॉस। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, अगर मैं इसको घटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 7, 12 में से 3 गया 9, 28 में से 23 गया 5, 597 तो 0। अब आपको सवाल क्या बोल रहा है, लाभ जो है वो हानि से 14% अधिक है,
तो 14% की जो वैल्यू है ये कितनी होती है, ये होती है 7/50। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 14/100, 14/100 को आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 7/50। अधिक है मतलब पूरा मामला कितने का हो जाएगा 57/, मतलब हानि अगर 50 की थी तो लाभ कितने का है 57 का है। मतलब हानि अगर 50 की थी तो लाभ कितने का है 57 का है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरफ लॉस है एक तरफ प्रॉफिट है, तो जब लॉस से प्रॉफिट की ओर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ये कितने की वैल्यू है, ये है 10। अब अगर मैं इसको भाग दे लूं, और ये 6 है, अगर मैं इसको भाग दूं, देखिए 597.06 में अगर मैं 107 का भाग देता हूं तो ये 5 बार जाएगा। 5 सते 35, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ये 6, 0.। अब इसको मैं भाग दूंगा तो फिर से ये 5 बार जाएगा, फिर वही 535। अब इसको घटाएंगे तो 65, 65 और 20, 85, 856। अब कितनी बार चला जाएगा 8 बार। मतलब ये टोटल कितना है 5.58। अब आप चाहे इस पे गुणा कर लीजिए, तो इस पे गुणा करेंगे तो लॉस है तो आपको सीपी मिल जाएगा, चाहे इस पे गुणा कर लीजिए तो इसमें से इसको घटा देंगे तो भी आपको सीपी मिल जाएगा। क्योंकि ये 50 में गुणा करना ज्यादा आसान है, मैंने इसी में गुणा कर दिया 5.58 में, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का भाग 100 का गुणा, तो 100 का गुणा 558, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 9 8, ये हो गया 219। तो जो आपका सीपी है वो कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 9, 7 3 10, 2 2 4 1 5 और 2509 रुपए क्या हो गया आपका सीपी। अब 2509 रुपए जो सीपी है इस पर लाभ कितने का चाहिए उसको, 14% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट चाहिए है 14% का। तो इसका जो 14% है करना क्या है हमें, ये 2509 रुपए है, इसका 14% 14 नैया 9 चौके 126, कितना हो जाएगा ये 6, 12 बचेगा, 14 पंचे 70 और 12 82, 14 दूनी 28, 28 और 8 36। ये 14% निकालना है तो ये 36.26 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 0.26। क्या गड़बड़ हो गई 2506, 14 नहीं 126, सॉरी एक चीज मैंने गड़बड़ ही कर, जीरो लगा हुआ था इसको मैं भूल गया। 14 नहीं 126, 14 पंचे 70 और 1 71, 14 दूनी 28 और 7 35। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो गया 2 6, 9 1 10, 5 1 6, 5 3 8 2, और ये आपके सवाल। इस तरीके से लगाने में आपका जो कैलकुलेशन है ये क्या है काफी बढ़ जाए। सवाल केवल इतना सा ही है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दोबारा समझाई दे रहा हूं। सवाल में मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं 2827 रुपए में बेचने पर 2827 रुपए 6 पैसे में बेचने पर उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, 2230 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है लॉस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहां पर कहीं पर क्या है, क्योंकि यहां प्रॉफिट है यहां लॉस है, इससे आगे बढ़ेगा और ये इससे भी आगे बढ़ गया। अब यहां बीच में क्या है सीपी। अब देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो अभी हमने निकाला था 597.0। अब बात कितने की हो रही थी 14%, 14% की वैल्यू कितनी है 7/50, लेकिन अधिक की बात हो रही है मतलब 57/50। इस तरफ आपका प्रॉफिट है इस तरफ आपका लॉस है, लॉस अगर 50 है तो प्रॉफिट कितने का है 57। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब चूंकि एक लॉस है एक प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 107। यहां हमने जब भाग दिया था तो ये वैल्यू कितनी आई थी 5.58। अब इसमें मैंने 50 का हमने लॉस निकाल लिया 5.58 का, तो ये कितना निकला था 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 18, मतलब 2230 रुपए में जब उसको बेचा गया तो
279 रुपए का लॉस हुआ। अगर इतने का लॉस हुआ मतलब अगर ये 279 रुपए में दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी को मैंने जोड़ दिया तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 9, 7, 3, 10, 2, 2, 4, 1, 5, 2,509 रुपए। अब यही 2,509 रुपए ये आपका क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। इस पर मुझे 14% का लाभ चाहिए, तो 14 नैया 126, 14 पंचे 70 और 1 71, 14 दूनी 28 और 7 35। ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। तो ये टोटल कितने में सामान बिकेगा, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका एसपी हो गया। 9 1 10, 5 1 6, 5 3 8, ये आपका एसपी है। और वही आपसे पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा पहला नंबर, और जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल अभी जो बताया एसएससी के ईयर्स में इस पार्ट से पूछे जाते हैं। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करने की कोशिश करेंगे तो सवाल में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखिए डाटा को उसने कितनी खूबसूरती से दिया हुआ था, केवल आपको इस जगह पर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, कैलकुलेशन नंबर 1। दूसरा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं था। जबकि सवाल को देखने से ऐसा लग रहा था कि सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेट वाला है, और अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो कैलकुलेटिव होगा भी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा है। रिवान 810 रुपए बचाना चाहते, ठीक है। ऐसा करने पर उसके लिए कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए। छूट हमेशा अंकित, अंकित मूल्य कितना है 540, मतलब उसको जो छूट मिलेगी वो 540 का 30% मिलेगी एक शर्ट पर, एक शर्ट पर, मतलब जो एक शर्ट पर छूट उसको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 540 गुणे 30 बटे ये, और ये कैंसिल, ये 54 गुणे। अब ये एक शर्ट पर छूट है, छूट बंदे को चाहिए कितनी है टोटल 810, शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, शर्ट की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, चाहिए 810, एक शर्ट पर इतनी मिल रही है, 54 गुणे 3, 27 दूनी 10 शर्ट उसको खरीदनी पड़ेंगी। क्यों, यहां पर देखिए सवाल में आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 540 रुपए, एक शर्ट पर छूट दी गई है 30%, मतलब एक शर्ट पर वो इतने रुपए बचा पाए, और वो टारगेट क्या लेकर के चला था कि उसको कितने रुपए बचाने हैं 810 रुपए। टोटल 810 रुपए की बचत करने के लिए उसको कितनी शर्टें खरीदनी पड़ेंगी, तो कुल छूट बटे एक शर्ट पर छूट संख्या कितनी आ गई 5, और यही आपके सवाल का जवाब। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 12% के लाभ पर सामान बेचता है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। इस तरह के सवालों में आप चाहे जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, बेईमानी वाला जो टॉपिक है, इस तरह के सवालों में जहां पर भार की बात की जाती है, इस तरह के सारे सवालों में हम ये मान करके चलते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम है, मतलब हर वस्तु का क्रय मूल्य 1000, मतलब 1 ग्राम की कीमत 1। पहली बात, विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर सामान को बेचा गया, क्रय मूल्य वह होता है जितना सामान उसे, पहला जो हम कीमत मान करके चलेंगे वो क्या मान करके चलेंगे, 1000 रुपया प्रति ग्राम, पहली बात। दूसरी बात, जो इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कितने में सामान दिया गया, और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जितना सामान दिया गया। अब यहां पर वो कितने लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, 12%। 12% मतलब 1000 रुपए का, अभी मैं विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं, 12% तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 का कितने परसेंट, 12, एक दो एक दो, मतलब ये कितना हो गया 120। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपया और प्लस 120 रुपया, मतलब सामान उसने बेचा कितने में है 1120।
अब वजन कितना दिया उसने, वजन कितना दिया है 15% कम। 15% कम की बात अगर मैं करूं तो वही 1000 का कितने परसेंट, 15%। एक दो मतलब कितना कम दिया उसने, 150 ग्राम कम। मतलब इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 150 मतलब कितना हो जाएगा। तो लाभ कितना होगा, तो इसका जो लाभ है वो हो जाएगा 1120 माइनस 850। 900 घटा देते तो 220 आ जाता और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत हमें अच्छे से पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब 850 और गुणे कितना 100 से ये कैंसिल, ये 17 और ये कितना हो जाएगा तो मतलब 540 बटे 17। अब आप भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा, 17 तिया 51, 3 बचेगा, 17 कम 17, 13 बचेगा, 13 130, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, बच कितना रहा 130। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये 17 सत्ते 119, 11 बचेगा, 17 छक्का 31.76% और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी बेईमानी के सवाल आते हैं तो उसमें आपको केवल दो ही बातें ध्यान में रखनी है। बात नंबर 1, सामान के लिए मूल्य कितना लिया गया। तब भी हो सकता है वो सामान लाभ पर बेचा जा रहा हो सकता है वो सामान हानि पर बेचा जा रहा हो, लाभ निकालिए घट। ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1000 गुणे 112/100 और 1000 गुणे 85/100। या आप डायरेक्ट सोच भी सकते थे कि 12% का लाभ है मतलब सामान 1120 का बिकेगा। 15% कम तोला मतलब उसने वजन 850 तोला। दोनों के बीच का फर्क कितना है 270, मतलब 270 का लाभ 850 पे हो। आप चाहते तो डायरेक्ट 270/850 गुणे 100 कर सकते थे, अगर आपकी परसेंटेज पर थोड़ी सी कमांड अच्छी हो और साथ ही साथ आपको ये पता हो कि आपको करना क्या है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 5 मीटर, मीटर है ये, कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कमरे में रखी जा सकने वाले लंबे से लंबे छड़ की लंबाई होती है उस कमरे का विकर्ण, चाहे मामला घन का हो चाहे मामला घनाभ का हो। अगर घन का मामला है तो चूंकि तीनों की लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है तो वो कितना हो जाता है √3a। और अगर घनाभ का मामला हो तो √L² प्लस B² मतलब अगर मैं यह बोलूं कि कमरे में रखी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बोले और चाहे इसको विकर्ण बोले, ये कितना होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस। अब देखिए यहाँ पर दिया कितना कितना है, लंबाई दी है 10, चौड़ाई दी है 10, ऊंचाई दी है 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25 मतलब √225। उत्तर कितना हो जाएगा 15। ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं है, बेसिक सवाल है, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसे तुरंत लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। इसे मैंने आपको बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में लघुत्तम होता है बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर महत्तम का मान छोटी संख्या के बराबर है तो लघुत्तम का मान हमेशा बड़ी संख्या पर होता है, ये बात याद रखिए। अब जब मैं HCF की बात कर रहा हूं तो HCF इसमें कितना दिया हुआ है 8। LCM की बात कर रहा हूं तो LCM कितना दिया है 40 और LCM बराबर होता है HCF गुणे A। ये
होता है। अब देखिए HCF तो यहाँ 8 दिया ही है, तो A गुणे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब A गुणे B बराबर कितना है 5, और 5 को केवल दो ही हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, 1 गुणे 5। तो जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट नंबर होगी वो हो जाएगी 8 गुणे 1, और जो सेकंड नंबर होगी वो हो जाएगी 5 गुणे 8, मतलब 8 और 40। ये आपकी, ठीक है। यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो पहली संख्या बराबर होती है, पहली संख्या बराबर होती है HCF A, और जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या होती है आपकी HCF B, और जो LCM होता है वो HCF गुणे 1 B होता है, क्योंकि इसके कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। अगर 6 होता तो फिर हम 2 और 3 ले सकते थे, या मान लीजिए 12 होता तो 4 ले सकते थे, तब संख्याएं बदल जाती। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, आपसे पूछ क्या रहा है गुणनफल, तो इसका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 120, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जॉन ने एक बैंक से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली, वार्षिक रूप से देना था, 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करके उसने अपना उधार चुकाया। भुगतान करके मतलब बात किसकी है? ये भी बोल सकता था इतने ब्याज का भुगतान करके, तब बात किसकी हो रही होती, ब्याज की। यहाँ पर मामला किसका है, यहाँ पर मामला है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का न होकर के मिश्र का मामला। अब देखिए कल भी मैंने यही लगभग यही सवाल आया था, 10% की वैल्यू होती है 1 से 10, मतलब 10 रुपए एक साल में 11 रुपए। तो यहां पर ये बात हो रही है कितने वर्ष की, 1 वर्ष। तो जब बात 4 वर्ष की होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 की घाते 4 कितना हो जाएंगे, 11 की घाते 4। तो 10 की घाते 4 की वैल्यू तो आपको पता ही है। अब 11 की घाते 4 की वैल्यू मैंने कल आपको इसका गुणा करके दिखाया था, ये कितना हो जाएगा 121, ये कितना हो जाएगा 121, और 121 का जब स्क्वायर करते हैं ये प्लस 21, ये प्लस 21, 21 और 21 का गुणा करेंगे 441, 121 में 21 जोड़ेंगे 142, जोड़ देंगे तो 146 41, मतलब ये कितना है 146 41। ये मतलब 4 सालों में 10% की दर से 10,000 रुपए 14,641 रुपए बन रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हमसे ब्याज पूछा गया होता तो हम कितना कर देते, 10,000 रुपए 14,641 रुपए बन गए हैं, मतलब क्या हुआ 4,641 रुपए उसे ब्याज देने। लेकिन यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है ये कौन सा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है मिश्र धन का, और ये कितना है 21,961.। अब अगर नहीं काटते बनना सीधा सीधा भाग दे लेते हैं, 21,961.5 में हमें काहे का भाग देना है 14,641 का। कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा तो ये 14,641, ये 0, 6 में 4 गया 2, 9 में 6 चला गया 3, 14 चला गया 7, और ये 5 आ गया, दशमलव लग गया। अब देखिए सीधी सी बात ये कि अगर 5 है तो यहाँ पर 5 ही आएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 2 32, 5 चौके 30 20 3 23, 5 एकम 5 और 2 7, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। अब जितना ये कितने का गुणा हो रहा है यहाँ पे 1.5 का, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा 1.5 का, दशमलव हटा दीजिए, जीरो हटा दीजिए, ये 15 और ये 3 जीरो, तब उत्तर हो जाएगा 15,000, और ये है आपका ऑप्शन पर दे। यहाँ पर कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं कि पहले वो क्या करते हैं एक्स वैल्यू, अब अगर आप उसका 4 बार गुणा करेंगे, कितने बार गुणा करेंगे 4 बार, 110/100, 110/100, 110/100, 110, कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाता है। अब या तो फिर इसको आप ये 11-11 से काटने की कोशिश करेंगे तब भी 1.5 ही आएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो मेरी आपको सलाह ये है कि उसका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए सवालों को लगाते समय पर। अगर 11 की घाते 4 आया है, इसका मतलब 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, फिर 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, और 121 में 121 का गुणा करेंगे तो आंसर 14,641। दूसरी बात, सीआई और एसआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये देखना है कि सवाल में दिया क्या है, सवाल में पूछ क्या रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है,
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद, बात किसकी हो रही है, समय की। ये जो डाटा है ये क्या है आपकी, ये जो डाटा है, ये वाला जो दोनों डाटा है ये क्या है आपकी चाल। अब देखिए समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे, अब पहले के लिए भी दूरी कितनी है 400, दूसरे के लिए भी दूरी कितनी है 400, समय इसके लिए और 40 के लिए कितनी है 10 और इसके लिए कितनी 16। कल भी एक घंटी बत्ती वाला सवाल आया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एक साथ चलने की बात की जाए कि वो एक साथ कब चलेंगी तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कितने समय बाद वो आपस में मिल जाएंगे, हमें इसका क्या निकालना है और जब एलसीएम निकालते हैं तो अंशों का एलसीएम मतलब 400, 400 का क्या निकालना है एलसीएम और 10 और 16 का क्या निकालना है, 10 और 16 का क्या निकालना है। अब देखिए 10 और 16 का 400, 400 का एलसीएम तो 400 ही होना है। 10 और 16 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये है, और 10 बनता है 2 गुणे 5 से, 2 का भाग 16 में चला जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो अब इसका उत्तर कितना है, एलसीएम है 400, ये है 200, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 200। समय की बात हो रही है, उत्तर हो जाएगा 200 सेकंड। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बार ये सवाल पूछा गया है, एक बहुत फेमस सा सवाल था, 12 किलोमीटर की दूरी को तीन धावक 3, 5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं, में मिलेंगे। तो 3, 5, 7 में 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो वहां पर सीधा सीधा जो एचसीएफ निकलता है वो 1 निकलता है। दूरी 13 किलोमीटर की रहती है, घंटे की बात हो रही होती है, मतलब वो कितने घंटे बाद मिलेंगे 13 घंटे बाद। इस सवाल में क्या था, इस सवाल में आपको एचसीएफ मिल गया है, 10 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 400 में से आप 2 का भाग दे दीजिए, उत्तर कितना हो गया 200 सेकंड। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए ए अनुपाते बी, सवाल में आपको बोल रहा है ए अनुपाते बी बराबर है 5 अनुपाते 6 और बी अनुपाते सी बराबर कितना है 6 अनुपाते 7। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ इन दोनों में ऐसी कौन सी चीजें कॉमन है, वो कौन है, और बी की वैल्यू देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ए का मान है 5, बी का मान है 6 और सी, कुछ भी नहीं करना सवाल में। ए प्लस बी का मतलब 5 धन 6, बी प्लस सी का मतलब 6 धन 7 और सी प्लस ए का मतलब 7 प्लस 5, मतलब ये 11 अनुपाते 13 अनुपाते 12, और यही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि और आपसे कुछ पूछा नहीं गया है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं उसमें शायद सबसे आसान सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर उस पर 20% की छूट देता है, हानि प्रतिशत कीजिए। कल के सवाल में बात थी अंकित मूल्य पर या इतने की छूट देने के बाद भी इतने की हानि होती या इतने का लाभ होता है। कल मैंने आपको ये बताया था छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। लाभ और हानि पर क्रय मूल्य के बाद का मूल्य विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल का टेस्ट थोड़ा सा अलग है, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, चूंकि हम सारी चीजों को शुरुआत किससे करते हैं 100 से, सीपी उसने कितनी कर दी 100, 15% अधिक अंकित कर दिया, मतलब जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना हो गया 115, फिर उस पर उसने 20% की छूट दे दी, मतलब कितना कर दिया उसने माइनस। अब अगर मैं -20% करूंगा तो आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप वैसे 20% की जो वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और इसमें अगर आप भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 23, मतलब 5 पर 1 की छूट। नहीं बन रहा है तो फिर भी आप इसको ऐसा करके कर लीजिए 115 गुणे 20/100, 20×5 100, और ये कितना चला जाएगा 23, मतलब जो इसका विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 115 रुपए के सामान पर 23 की छूट मिल गई, मतलब सामान कितने का बिक गया 92 रुपए का। कितने प्रतिशत हानि,
क्रय मूल्य कितना था 100 और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 92। मतलब यहाँ पर उसको क्या हो रही है, यहाँ पर उसको हो रही है हानि, और हानि हो रही है 8 की, और 8 की हानि 100 पर हो रही है। इसका प्रतिशत कितना, 8%। और यही आपके का जवाब था। सवाल में कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक बेलनाकार टैंक की जो क्षमता है वो 5632 मीटर क्यूब है। ध्यान रखिएगा इसमें लीटर भी आ सकता है, अगर कोई सवाल अभी आगे आएगा तो मीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई क्या। पहली बात तो बात किसकी हो रही है, बेलन की। दूसरी बात इसकी क्षमता की बात हो रही है, क्षमता मतलब बात किसकी हो रही है, आयतन। तो जो बेलन का आयतन दिया हुआ है, वो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 5632। अब आप देखिए इसका जो व्यास है, व्यास जो है वो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास जो है वो डी है। डी बराबर कितना दिया हुआ है 16, तो आर बराबर 16/2 मतलब कितना हो जाएगा 8। अब बेलन का आयतन जो होता है वो आप सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5632। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की जो वैल्यू है वो 8 है, स्क्वायर है तो 8 × 8, और एच आपको निकालना ही है, इसकी वैल्यू है 5632। अब आप इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 8 से काटेंगे 8 छंग 48, 8 चौके 32, फिर 8 से काटेंगे 8 अठाई 64, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब यहाँ पर 7 बचा है, एच बचा है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 4 × 7, मतलब उत्तर हो जाएगा 28 मीटर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा सवाल था, केवल आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए थी, जो दिया हुआ है वो आयतन है, जो पूछा जा रहा है वो ऊंचाई है, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए थी वो था कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला। सवाल आपके सामने है, आपका आंसर भी निकल चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 112 है। एक संख्या कितनी है 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात की जाती है तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे। ठीक है, सवाल में आपको बोला है एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, मतलब अगर मैं एचसीएफ को x मान लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा। और सवाल में आपको कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है भाई 112 दिया। अब आप देखिए एलसीएम कितना है 15x, ये कितना है x बराबर 112, मतलब 16x बराबर 112, तो x बराबर 112/16, मतलब इस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मतलब इसका जो HCF है वो हो जाएगा 7, और जो LCM है जाएगा 15। अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है, एक संख्या कितनी है 49। अब आप इस वाले फॉर्मूले को ले लीजिए, पहली संख्या कितनी दी गई है 49, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। अब एलसीएम कितना दिया गया है 15 × 7, और एचसीएफ कितना है 15। अब आप देख लीजिए 7 तथा सॉरी 7, 15 × 7 2 बार, ये 15 नहीं है 7, और ये 7 से ये 7 कैंसिल। सेकंड नंबर है वो कितनी 15, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल में कुछ था नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समझाना था। एक बात आपको याद रखनी है, पहली और दूसरी संख्या की अगर बात की जाएगी तो आपको हमेशा ये याद रखना है, पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुण बराबर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। भार में प्रतिशत कमी, परसेंटेज का बेसिक सा सवाल है। 80 है, 80 से घट के कितना हो गया 64, कमी कितने की आई है 16 की, हानि प्रतिशत भी है, तो कमी प्रतिशत जो हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी बटे मूल मान और गुणे कितना 100। तो कमी कितने की आई है 16 की,
मूल मान कितना था 80 और ये गुणे 100, 16 पंचे 80 और ये 20 पंचे 100, तब उत्तर हो जाएगा 20%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल को ऐसे भी कह सकते थे 80 रुपए में कोई सामान खरीद के 64 रुपए में बेच दिया गया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80 किलो वजन था, घट के 64 किलो हो गया, कुल कमी हुई 16 की। 80 जो 16 की कमी हुई वो 80 पर हुई, तो 16/80 में 100। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि फिर 25% की कमी, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर पहले का मान देकर के बाद का मान पूछा जाएगा तो सवाल को सीधा सीधा लगाएंगे, और अगर बाद का मान देकर के पहले का मान पूछा जाएगा तो पहले के मान को हम एक्स मान। यहाँ पर आपको पहले का मान दिया गया है, पहले का मान कितना है 350 में 20 की वृद्धि हो गई मतलब 120/100, फिर इसमें 25 की कमी हो गई, मतलब टोटल इतना ही सवाल है। अब इसको काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, 25 9 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4 नहीं। अभी देखिए मान दूनी, अब आपके पास कितना बचा 35 बचा, और इधर से कितना बचा 9 बचा। 35 गुणे 9 270 और 45 तो 15, ये आपके सवाल का जवाब है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे शायद ये वाला केवल 324 है, कुछ नहीं था सवाल में, बहुत ही बेसिक सवाल है परसेंटेज का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 89 रुपए। औसत मूल्य, औसत मूल्य वो मूल्य होता है कि अगर औसत मूल्य बोल दिया गया 3 सामानों का औसत मूल्य 15 रुपए है, हो सकता है एक सामान 16 का हो, एक सामान 14 का हो और एक सामान 15 का हो, तीनों मिला दिया, 3 का भाग दे दिया तो औसत 15 है। लेकिन जैसे ही वो औसत बोलता है तो हम ये समझ जाते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटे सम। और अगर कुल योग की बात करेंगे तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा 89 गुणे 10। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना है 35 रुपए है, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य। तो पहले में तो मैं ज्ञात करूंगा 10 वस्तुओं का कुल मूल्य, ये कितना हो जाता है औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 89 है, संख्या कितनी है 10 है, तब ये कितना आ जाएगा 800। अब इसमें से एक वस्तु का जो है, एक वस्तु का जो मूल्य है ये कितना है, ये है कितना, कितना दिया हुआ है 35। तो 9 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा 890 टोटल था, इसमें से एक वस्तु चल गई, कितना हो जाएगा ये 90 में से 35 घटाएगा 55, ये हो जाएगा 800। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है औसत, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो औसत हो जाएगा 855/9, 9 9 81, 9 5 45, 95 रुपए। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा औसत बराबर होता है योग बटे संख्या और योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 1.5 वर्ष के लिए 8 प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है 228 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप, ये बात बहुत मायने रखती है, अर्धवार्षिक रूप संयोजित किया जाता है, साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, राशि क्या है। अब यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में, देखिए अगर बात अर्धवार्षिक की हो तो दर क्या हो जाती है आधी, और समय क्या हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखनी। अब दर कितनी है आपकी 8 है, तो 8/2 मतलब ये कितनी हो जाएगी 4%। समय आपका कितना है 3/2, इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 4% की दर पर 3 की बात हो रही है और दोनों के बीच का अंतर। अब इस सवाल को मैं आपको दो तरीकों, पहला अगर 3 वर्ष के अंतर की बात है तो अंतर बराबर होता है PR² 300 + R अपॉन 100 टू द पावर 3।
एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। 2 वर्षों का रहता है तो केवल पी आर स्क्वायर अपॉन 100 हो जाता है। अगर 3 वर्ष की बात हो रही है तो 300 प्लस आर आ जाता है। अब यहाँ पर पी तो आपको निकालना ही है, अंतर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 228। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी है 4। अब अगर मैं इसमें पेस्ट करूंगा, ये 228 बराबर पी गुणे 4 का स्क्वायर 300 प्लस 4 और बटे कितना हो जाएगा 100 की घात 3। तो अब अगर आप p की वैल्यू निकालोगे तो p बराबर हो जाएगा 228 गुणे 100 की घात 3 है, मतलब 3 बार 100 और बटे कितना हो जाएगा ये 16 और गुणे कितना हो जाएगा 23। अब देखिए काट लीजिए, 4 चौके 16 को भी काटेंगे 25, 4 से इसको काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 छान 24 को भी काटेंगे। तो अब देखिए अगर इसको देखें तो 76 से डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है 3 बार। 25 25 और 25 का जो गुणा होता है वो कितना होता है, वो होता है 15,625 रुपए और गुणे 3 है 25 त्याई 75 6 18 15 तिया 45 और 1 46। ये आपका मूलधन था और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये तो एक तरीका है जो डायरेक्ट आपने किससे कर लिया, फॉर्मूले से। अंतर के लिए वैसे भी मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको दर दी गई है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन दर और अंतर में से अगर दो चीजें देकर तीसरी जा रही है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और सवाल को लगा लीजिए। लेकिन एक तरीका और है जो अभी हमने पिछली बार बात की थी जब 10 और 11 की बात कर रहे हैं। यहां पर आप सवाल को देखिए, अब यहां पर दर कितनी हो चुकी है, दर जो हो चुकी है वो हो चुकी है 4% और 4% का मतलब होता है 1/। अब देखिए 1/25 मतलब पूरा मामला कितना है 25 से 26 का, और समय जो आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 25 और 26 की घाते 3। अब देखिए 25 की घाते 3 कितना होता है 15,625। 26 की घाते 3 बराबर कितना होता है, देखिए 26 26 26। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 दूनी 26 13 दूनी 26 13 दूनी 26, 13 13 13 का होता है 2197। ये कितना हो जाएगा 8 सते 56, 8 नाम 72 72 और 5 77, 8 कम 8 और 7 15, 8 दूनी 16 और 1 17। अब देखिए ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, तो जो सियाई है, सियाई बराबर कितना हो जाएगा, सियाई कितना हो जाएगा 6 और 5। अच्छा, अंतर 228 रुपए, किसका अंतर है ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको किससे निकालना पड़ेगा ये आपको प्रतिशत से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हमारे पास है ही नहीं, साधारण ब्याज तो हमारे पास है ही नहीं। चलिए ये तरीका इसमें नहीं अडॉप्ट होगा, इसमें एक तरीका अडॉप्ट हो सकता है और वो ये है कि एसआई बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3, मतलब कितना हो जाएगा 12%, और जो सीआई इसका निकलता है वो निकलता है 4 4 4, 4 का 4% 0.16 0.16 0.16, और इसके बाद जो है 0.16 का निकलता है तो 0.00, मतलब ये टोटल हो जाएगा 12.16 और ये कितना हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 0.4864%, इक्वल टू कितना है 228। आपको निकालना है 100% इज इक्वल टू 228 बटे 0.4864 इंटू 100, ये हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अगर यही कैलकुलेशन 10-10 के फॉर्मेट में होगा, 20-20 के फॉर्मेट में होता, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सवाल ऐसा है जिसमें चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर की बात की जा रही है, मूलधन और दर में से कोई एक चीज है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसको फॉर्मूले से निकाल लीजिए। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन काफी बढ़ गया है, तो यहाँ पर जब आप सवाल को लगाओगे तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 5 और 3 के चतुर्थ समानुपाती
7 और 13 के तीसरे समानुपाती। कल मैंने आपको चतुर्थ समानुपाती बताया था। चतुर्थ समानुपाती होता है BC अपॉन A, और जो तृतीय अनुपाती होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यहां से जो चतुर्थानुपाती निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5/3। यहाँ पर दो ही संख्या है, ये है ए और ये है बी, तो यहाँ से इसका जो तृतीय अनुपाती निकलेगा वो कितने निकलेगा? 13 स्क्वायर अपॉन 7, मतलब 169/7। अब इसके बीच का अनुपात पूछ रहा है, ये है 15/7, अनुपात 169/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 15, अनुपात 169, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल आपको चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, फिर टाइम एंड वर्क। बी अकेले 3 दिन काम करता है, फिर वह काम छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब दोनों मिलकर के इतने इतने दिन काम कर रहे थे, यहाँ से आपको दोनों की क्षमता निकल जाएगी, मतलब एक काम निकल जाएगा। बी का जो 3 दिन का काम है आप उसको अलग कर लीजिए, तो बचा हुआ काम है वो ए से कराना है, आप भाग दे लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर टाइम दिया हुआ है ए और बी का, टाइम कितना दिया है? 10 और 15, जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा इसका एलसीएम, वो हो जाएगा 60, है 4। अब क्या बोल रहा है सवाल? सवाल में बोला बी ने अकेले 3 दिन काम किया, इसने 3 दिन तक काम कर दिया, तो कितना काम हो गया? 12 काम। तो जो शेष काम है, शेष काम कितना हो जाएगा? 60 में से 12 काम हो चुका है, बचा कितना? 48 का। अब इसको कराना किससे है? ए से कराना है, जो दिन है वो कितने हो जाएंगे? दिन हो जाएंगे 48/6, उत्तर कितना हो जाएगा? 8, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। जब कभी भी छोड़ छोड़ के बारी आए, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क के सवाल पूछे जा रहे हैं, कल तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। टाइम एंड वर्क में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल में या तो बारी बारी का काम आया था, जो कल हमने देखा, आज हमने देखा कि छोड़ के काम चला गया वाला सवाल आया था। तो मतलब बिल्कुल सिंपल सवालों की प्रैक्टिस न करके आप थोड़ा सा टफ सवाल भी लगाने की आदत बनाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में है, एक बस स्टेशन पी स्टेशन से क्यू तक 70 किलोमीटर से जाती है और क्यू से पी तक जाती है, मतलब लौट के आती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर लौट आई। कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी। यहाँ पर जो औसत चाल होगी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है 2ab अपॉन a प्लस। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 70, और b की वैल्यू कितनी है? 90, मतलब 2 गुणे 70 गुणे 90 बटे 70 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 70 गुणे 90 बटे कितना हो जाएगा? 160। 2 से 0 कैंसिल, 2 अट्ठे 16। एक बार और इसको काट सकते हो, 2 चौके 8, और ये कितना हो जाएगा? 35। गुणा करोगे 270 और 45 कितना? तो 15, तो 15 बटे 4, 4 सत्ते 28, 3 4 अठे 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। चाल की बात हो रही है, इसलिए प्रति घंटा 78.75। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। कल इसका फॉर्मूला बताया था। कल मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, अभी हो सकता है कि आगे के अपने जो पेपर्स हैं उनमें वो सवाल मिले जब दूरी को 2 से ज्यादा बराबर है, तब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। दोस्तों, आज का ये पेपर यहीं पर खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आए थे उनको किस किस तरीके से अटेंड किया जा सकता है, और स्पेशली उसको जल्दी से जल्दी कैसे आप बना सकते हो, ऐसे तरीकों के बारे में आपको समझाने की आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारी ये कोशिश आपको जरूर अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल 8 बजे।